हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका श्वागत है। मुख्य परीक्षा की श्रृंखला पर आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का तीसरा पेपर लेकर आए हैं, जो कि मुख्य परीक्षा के न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी एग्ज़ाम में इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखकर बहुत हेल्प होगी। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले 3 मार्कर के क्वेश्चन है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो के बारे में पूछा गया है। इसमें हमें 3 मार्क के क्वेश्चन में 20 शब्दों में अपने शब्द सीमा को कंप्लीट करना होता है, तो आप उसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है, इसमें अमीर खुसरो के बारे में देख लेते हैं कि पहला पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इन्हें तोता-ए-हिंद के उपनाम से भी जाना जाता है एवं खजाइन इन फुतुह की इनके द्वारा रचना की गई थी। खजाइन ए फुतुह। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि इनके द्वारा सितार एवं तबला के आविष्कार का भी श्रेय दिया जाता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग याद रखिए, 3 महत्वपूर्ण पॉइंटों को हमें 3 मार्कर में लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहला के बारे में पूछा गया है कि रहला क्या था। तो 3 मार्कर में हम देख लेते हैं पहला पॉइंट कि यह यात्री इब्न बतूता की किताब है। यह जो है इब्न बतूता जो थे, इनकी जो महत्वपूर्ण किताब थी वह उसे रहला जो महत्वपूर्ण किताब थी वह रहला थी। ठीक है, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई। दूसरा पॉइंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है इस रहला नामक पुस्तक पर। और तीसरा पॉइंट है कि इसका जो यात्रा वृत्तांत के रूप में यह लिखी गई है। ठीक है, तो यह 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए जो कि इस क्वेश्चन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बहलोल लोधी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इनके इससे संबंधित 3 महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि यह लोधी वंश का संस्थापक था। इनके द्वारा सुल्तान बनने पर गाजी की उपाधि इनके द्वारा धारण की थी। और तीसरा है कि बहलोली सिक्का इनके द्वारा जारी किया गया था। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट जो इस क्वेश्चन से संबंधित थे, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव जी के बारे में पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी हम आप लोगों को इस पैटर्न पर दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। और मुख्य परीक्षा में मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा भी इन क्वेश्चनों को पहले लिया जा चुका है। जैसे गुरु नानक को 2014 मुख्य परीक्षा में 3 मार्कर में शामिल किया गया था, तो आप उनको याद रख सकते हैं। इसमें गुरु नानक के बारे में है कि सिख धर्म का संस्थापक जिनका जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी में हुआ था, और इनकी वाणी का संकलन जो है गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित किया गया है। और इनके द्वारा की गई यात्राओं को पंजाबी में उदासियाँ कहा जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए जो कि आप लोग को याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, जो कि था मराठा प्रशासन के लिए जाने वाला एक कर था, जो कि 1/4 भाग हुआ करता था। दूसरा पॉइंट है कि प्रशासन की आय का मुख्य साधन था। और तीसरा पॉइंट है कि यह कर उन मराठा सरदारों से हर साल लिया जाता था जो शिवाजी के प्रत्यक्ष अधीन कर बल्कि प्रत्यक्ष स्थिति में थे। ठीक है, तो ये चौथ के बारे में 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि 5 मार्कर के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 50 शब्दों में आपकी शब्द सीमा रहती है, उसका ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन है पहला कि एकता व्यवस्था क्या है, उसके उद्देश्य और परिणाम बताइए। तो एकता व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं कि एकता अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ किसी क्षेत्र में प्राप्त होने वाला प्रशासनिक अधिकार। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि के विशेष खंडों के राजस्व का अधिकार सैनिकों अमीरों को वेतन के बदले दिया जाता था। और इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि कौन कौन से उद्देश्य थे। तो पहला उद्देश्य था कि दूरस्थ क्षेत्रों पर प्रभावी नियंत्रण, दूसरा है स्थानीय समस्याओं का समाधान, और तीसरा है सुचारू रूप से राजस्व वसूली। तो इस तरीके से, और चौथा पॉइंट है कि एक बड़ी सेना तैयार करना। तो और ठीक है, फिर उसके बाद हम एक छोटा सा परिणाम इसके देख लेते हैं कि सकारात्मक परिणाम क्या हुए। तो राजस्व प्रशासन बड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद में सेना की संख्या में बढ़ोतरी हुई और दूरस्थ क्षेत्रों में पर इसका नियंत्रण हुआ। और नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत देख लेते हैं कि इक़्तिदार सुल्तान के संबंधों पर प्रभाव, साम्राज्य कमज़ोर की स्थिति में इक़्तिदार स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते एवं साम्राज्य का विघटन। ठीक है, तो इतना ये हमारा
5 मार्कर का क्वेश्चन पहला हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण एवं इसके प्रभाव बताइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं इसे कि धर्मों के मध्य वैमनस्य और धार्मिक संकीर्णता को दूर करने के उद्देश्य से भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इसकी उत्पत्ति के जो कारण थे कि हिंदू धर्म का जटिल होना, दूसरा है मंदिरों तथा मूर्तियों का विनाश, तीसरा पॉइंट है कि जाति व्यवस्था का जटिल होना। ठीक है, इसको जो प्रभाव देख लेते हैं कि प्रभाव कौन कौन से थे कि हिंदुओं में आशा एवं साहस का संचार करना, दूसरा पॉइंट है कि बाहरी आडंबरों में कमी, और तीसरा पॉइंट है कि प्रांतीय भाषाओं का विकास, और चौथा पॉइंट है सामाजिक सद्भावना का विकास। इसके तहत हम 11 मार्कर के क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें 200 शब्दों में अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है, जो कि 1.5 से 2 पेज के अंदर यह क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन है कि विजयनगर कालीन कला साहित्य का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में विजयनगर साम्राज्य अपनी कला एवं कौशल प्रबुद्ध शासकों साहित्य विरासतों के आधार पर अमर है। ठीक है, तो इसमें हम एक छोटा सा इंट्रो हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पहला पॉइंट है, कुछ पॉइंट के माध्यम से क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे कि जिसमें है पहला है कि स्थापत्य कला। ठीक है, विजयनगर शहर स्वयं वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है जिसका राजमहल अत्यंत भव्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि मंदिर स्थापना, जिसमें बेसर शैली के प्रभाव से निर्मित विजय शैली के मंदिरों का विकास हुआ, और जिसके तहत जो मंदिर थे वो श्रीशैल मंदिर था। तीसरा पॉइंट है कि संगीत कला के बारे में जान लेते हैं कि संगीत कला एक रामामात्य द्वारा स्वर मेल कलानिधि नामक ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, रामामात्य के द्वारा में स्वर मेल और कलानिधि नामक ग्रंथ लिखा गया है। और चौथा पॉइंट है कि साहित्य के क्षेत्र पे देख लेते हैं कि साहित्य विजयनगर काल में संस्कृत, तमिल और तेलुगु भाषा के साहित्यों का विकास हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि तेलुगु भाषा के साहित्य के भाषा का विकास सबसे अधिक कृष्णदेवराय के शासनकाल में हुआ था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। छठवां पॉइंट है कि इसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे कृष्णदेवराय के समय पे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं और लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हैं कि अतः विजयनगर साम्राज्य साहित्य और कलात्मक दृष्टि से मध्यकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, यदि वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस के साथ बने रहें। प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें और मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रथम सिविल सर्विसेज के साथ आप करते रहें, और जिसमें आपको न्यू मॉडल आंसर और नए पैटर्न के माध्यम से आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।